अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 12 जनवरी 2025 इतवार के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। कराची में साना की जानिब से दरियाए सिंध के हवाले से वाटर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में मकबूल हालीपुट्टो STP के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी, नसीर मेमन, जगदीश आहूजा, इलाही बख्श बकक, वसंथरी, नूर अहमद कातियार, इमरान समो, बख्शल थल्लो, इब्रार काजी, जावेद लगारी, अयूब काजी और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से नहरें बनाने से सिंध की ज़मीनें खुश्क साली का शिकार हो जाएंगी। उनका कहना था कि साना के कायदीन ने हमेशा सिंध के अवाम का साथ दिया है। दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने का मामला उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। रहनुमाओं ने कहा कि हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता सिंध की जजीरे, ज़मीनें और पानी छीन रहे हैं। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि 6 नए कैनाल्स की तामीर आबी दहशतगर्दी है। दरिया सिंध पर इन कैनाल्स की तामीर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दरिया सिंध की फ़रोख्त कर रही है। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के ताउन से ये 6 नए कैनाल से तामीर कर रही है। कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों को पानी फराहम करने के लिए सिंध का पानी बंद किया जा रहा है, जो कि सिंधियों की नस्ल कशी की साजिश है। उन्होंने ऐलान किया कि कालाबाग डैम की तरह 6 नए कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ भी सिंधियानी तहरीक ने मिसाली जिद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि दरिया सिंध पर कोई भी कैनाल या डैम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमरा समो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी दरिया सिंध और सिंध की ज़मीनों को अपनी कुर्सी की खातिर फ़रोख्त कर रही है। साना की कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प सूरत-हाल इस वक्त पैदा हो गई जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो खिताब कर रहे थे। निसार खोड़ो ने खिताब करते हुए कहा कि हम जब कालाबाग डैम के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे तब भी हम यही नारे लगाते थे कि डैम की हामी सब हरामी। इस मौके पर STP के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की बेसाखियों पर खड़ी है। सिर्फ डैम के हामी हरामी नहीं, कैनाल्स के हामी भी हरामी हैं। दरिया सिंध से कैनाल से निकालने के खिलाफ दरिया सिंध बचाओ तहरीक की जानिब से हैदराबाद से उमरकोट तक बेदारी मार्च का आगाज़ किया गया। हैदराबाद हटड़ी बाईपास से मार्च दरिया बचाओ तहरीक के मरकजी रहनुमा सैयद ज़ैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ़ अलीजो और दीगर की सरबराही में रवाना हुआ। बेदारी मार्च में बड़ी तादाद में गाड़ियों में कारकुनान शरीक है। मार्च टंडो जाम टंडोवाला यार्ड से होता हुआ मीरपुर खास पहुंचा, जहां जलसा मुनक़्क़द किया गया। आज मार्च उमरकोट के लिए रवाना होगा। मीरपुर खास में दरिया सिंध बचाओ तहरीक के मरकजी रहनुमाओं ने रास्ते में कारकुनों और मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब किया। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने बेदारी मार्च में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए और जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ऐवान सदर ने ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी मुनाफिकत की सियासत कर रही है। हमें सदर जरदारी की ज़बानी बातों पर एतबार नहीं है। अवाम किसी धोखे में नहीं आएगी, हम अपना दबाव बरकरार रखेंगे। डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि सिंध हुकूमत से CCI में इस मंसूबे की मुखालफत करे। इस मौके पर अयाज लतीफ़ अलीजो ने खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध से 6 कैनाल से निकालने का मंसूबा सिंध की अवाम को कबूल नहीं। इस मंसूबे के खिलाफ हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है। आज हैदराबाद से मीरपुर खास तक मार्च किया जाएगा। इस वक्त मुल्क पर बैरूनी दबाव है, मगर लीडरशिप अवाम को तकसीम करने की सियासत कर रही है। अगर दरिया सिंध से कैनाल से निकालने का प्लान वापस न हुआ तो एहतजाजी तहरीक का दायरा वसी करेंगे। हम पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद कर सकते हैं। सैयद ज़ैन शाह का कहना था कि दरिया सिंध से कैनाल से निकालने का मंसूबा सिंध को बंजर बनाने की साजिश है। हमें ये सिंध दुश्मन मंसूबा कबूल नहीं। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान मंसूबे पर नज़रसानी की जाए। दरिया से कैनाल से निकले तो सिंध की ज़राअत तबाह हो जाएगी। मुल्क में पहले ही पानी की किल्लत है। इस मंसूबे के खिलाफ तहरीक जारी रखेंगे। सिंध की एग्रीकल्चर पिछले 5 सालों में अगर देखें या
2 दिहाइयों में देखें तो कम होती जा रही है। तो इस पे ये नई कमांड एरिया बनाना और नए कैनाल निकालना, ये सिंध की तबाही का ये पैगाम है, जिससे सिंध की डेल्टा तबाह होगी, सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन तबाह होगी। यकीनन ग्रीन पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है उसमें लाखों एकड़ आबाद करने का प्रोग्राम है, लेकिन वो कुछ कंपनियां लेंगी, कुछ कंपनियां उसका फ़ायदा लेंगी, गैर मुल्की फ़ायदा लेंगे, लेकिन उसके नतीजे में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कई 100 सालों से यानी चल रहा है ये तबाह होगा, और जिससे हमारे करोड़ों लोग दरबदर होंगे, हमारी पूरी डेमोग्राफी पे असर होगा। हमें ये कबूल नहीं है। इसलिए ये इंडस रिवर मूवमेंट का ये दूसरा दौरा है। पहला हमने कराची से बदीन तक किया था और 4 अजला में यही मूवमेंट चलाई थी। आज हैदराबाद से निकल रहे हैं, मीरपुर तक जाएंगे, जो भी शहर आएंगे हर जगह पे लोगों में आगाही और बेदारी मुहिम पे जा रहे हैं। कल हमारा उमरकोट तक है और ये सिलसिला इंशाल्लाह पूरे सिंध में भी जारी रहेगा, और जो भी मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ उस पे पुरअमन एहतजाज और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि ये जो गलत फ़ैसले जो ऊपर इस्लामाबाद में बैठ के फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, इनको वापस लिया जाए, क्योंकि सिंध पाकिस्तान की फेडरेशन का हिस्सा है और ये अपनी भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमें आइन में और अकॉर्ड्स में मिला हुआ है। अगर ये नहीं हक मिलेगा तो यकीनन इंटर प्रोविंशियल नफरतें बढ़ेंगी और फेडरेशन को नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए ये एंटी पाकिस्तान, एंटी सिंध, ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो SIFC का हिस्सा है, ये इस पे नज़रसानी की जाए और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को ख़त्म किया जाए। मेहरबानी। जामशुरा के इलाके कोटड़ी साइड एरिया में कम उम्र बच्चों की शादी की इतला पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि मामू ने 16 साल की भांजी का निकाह अपने 14 साल के बेटे से कराया था। लड़की की बहन ने पुलिस को इतला दी, जिस पर कार्रवाई करके लड़की के मामू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा लड़की ने पुलिस को बताया कि इनकार के बावजूद ज़बरदस्ती निकाह कराया गया और तशद्दुद भी किया गया। पुलिस ने कहा है कि लड़की की वालदा का इंतकाल हो चुका है, जबकि वालिद दूसरी शादी के बाद कराची में रहते हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि लड़की अपने मामू के साथ रहती है। लड़की को मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। ऐवान ज़राअत सिंध के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जाहिद हुसैन भुरगड़ी ने अपने बयान में कहा है कि सिंध की शुगर मिल मालकान माफिया बन चुके हैं। गन्ने की कीमत 100 रुपये फ़ी मन कम कर दी गई। 2 लाख मन गन्ने की क्रशिंग की सलाहियत रखने वाली 1,50,000 मन गन्ने की क्रशिंग करके सुस्त रफ्तार से चलना शुरू कर दें। गन्ने से लदे हज़ारों ट्रॉलर, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ कई दिन से फंसी हुई हैं, जिससे आउट जोन से गन्ने की खरीदारी बंद है। ऐवान ज़राअत सिंध ने 35 शुगर मिल मालकान को माफिया करार देते हुए उन्हें इस्तेहसाली गैंग करार दे दिया। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर शुगर मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई करे और गन्ने की कीमत 400 रुपये फ़ी मन बहाल करने और शुगर मिलों को तेज़ी से चलाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि माफिया ने लाखों किसानों को जख्माल बनाकर अरबों रुपए के गन्ने की मईशत को लूटा। कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध के 35 शुगर मिल मालकान ने आपस में मुजारादारी कायम कर रखी है, जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर गन्ने की कीमत 475 रुपये फ़ी मन कर दिया है, जबकि शुगर मिल मालकान 2 लाख रुपए मन गन्ने की क्रशिंग करने वाली शुगर मिलें अब 50,000 मन गन्ने की क्रशिंग कर रही है। इसके अलावा पूरे सिंध में गन्ने के मालकान ने सेक्टर और अपने आउटर जोन से गन्ने की खरीदारी का अमल बंद कर दिया, जिससे सिंध में गन्ने के काश्तकारों में शदीद बेचैनी की सूरत हाल फैल गई है। उन्होंने कहा कि सिंध के किसान सरापा एहतजाज बन गए हैं। गन्ने के मालकान ने माफिया का रूप धार कर सिंध के लाखों किसानों को जगमाल बना लिया। अरबों रुपए के गन्ने की मईशत को दोनों हाथों से लूटा। किसानों का मुआशी कत्ल किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ट्रॉलर, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, जिनसे गन्ने आहिस्ता आहिस्ता लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कटा हुआ गन्ना खेतों में सूख रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 जनवरी को टंडो अल्हायार में चंबड़ शुगर मिल के सामने गन्ने से भरी 130 गाड़ियाँ टंडो अल्हायार शुगर मिल के सामने
322 गाड़ियाँ और फारान शुगर मिल के सामने 263 गाड़ियाँ, अंसारी शुगर के सामने 148 गाड़ियाँ, मिल डिग्री शुगर मिल के सामने 125 गाड़ियाँ, मेहरान शुगर मिल के सामने 141 गाड़ियाँ, थर शुगर मिल के सामने 245 गाड़ियाँ और मीरपुर खास शुगर मिल के सामने 277 गाड़ियाँ, बावनी शुगर मिल के सामने 266 गाड़ियाँ, 138 गाड़ियाँ खोसकी शुगर मिल सांगड़ शुगर मिल के सामने 174 गाड़ियाँ, 194 गाड़ियाँ आबादगाह शुगर मिल के सामने 145 गाड़ियाँ, शामराज शुगर मिल के सामने 230 गाड़ियाँ खड़ी हैं। आर्मी शुगर मिल के सामने गन्ने से भरी गाड़ियाँ 3 रोज से खड़ी हैं जिनसे गन्ना नहीं खरीदा जा रहा। ताहम 10 जनवरी से शामराज शुगर मिल, फारान शुगर मिल, अंसारी शुगर मिल और आबादगाह शुगर मिल ने अपने 8 जोन सेक्टर्स में गन्ने की खरीदारी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी और अपने सेक्टर्स बंद कर दिए। हैदराबाद में बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्द हवाएं चलने के बाद पुराने कपड़ों के बाज़ारों की रौनकें बहाल और पुरानी गर्म मलबूसात की फ़रोख्त में इजाफे के साथ साथ गर्म मशरूबात की फ़रोख्त भी बढ़ गई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हैदराबाद में जुम्मे के रोज़ कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर में किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से मट्टी समेत सर्द हवाएं चलती रहीं। मतला जुज़वी अब्र आलूद होने के बाद सर्दी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा महसूस किया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद पुराने कपड़े के बाज़ारों की रौनकों में इजाफा हो गया, तो दूसरी तरफ पुराने गर्म कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद शहर में लगे चिकन कॉर्न सूप और फार्मी और देसी मुर्गी के सूप और गर्म अंडों की फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया। पटीदन में जस्कम रहनुमा रुस्तम शर की बिला जवाज़ गिरफ्तारी के खिलाफ सिंधु चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर बाकी सुहेल ज़ोहब अंसारी, नवीद अजन, इनाम गुलमरी, मुजाहिद लाशिर, इरफान सोलंगी, मुर्तज़ा शर और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटीदन पुलिस रुस्तम शर को उठाकर ले गई और उसे गायब कर दिया, जो कि सरासर जुल्म है। अगर कोई रुस्तम शर पर मुकदमा है तो उसको ज़ाहिर किया जाए। एहतजाज करने वालों ने SSP नौशर फ़िरोज़ और आला हुक्काम से मुतालबा किया कि रुस्तम शर की गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए और रुस्तम शर को आज़ाद किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 38 अरब रुपए की अदम अदायगी पर सेबको ने सरकारी इदारों के 323 बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, जिससे बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। सखर ज़िला समेत 10 अजला में स्ट्रीट लाइट्स, इरीगेशन, वापडा, स्कॉप, गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल की बिजली काट दी गई, जबकि शहर में बराह रास्त चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स एयरपोर्ट रोड, मिलिट्री रोड, शिकारपुर रोड, बंदर रोड, मीनारा रोड समेत दीगर सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। लापता अफराद की आज़ादी के लिए मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। CBC फोर्सेस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। लापता होने वाले शख्स की शनाख्त गुल हसन साबिर के नाम से हुई है। मज़कूरा शख्स को OCB बोलान मुसाफिर खाना के सामने से रात 9 बजे 19 नवंबर 2024 को हिरासत में लिया गया, जिसकी तस्दीक कल अहल खाने ने की। बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर में जबरी गुमशुदगी के बाद बाजियाब होने वाले शख्स को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त ज़िक्रिया ज़ुबैर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल लेवीज़ फोर्स का मुलाजिम था, जो हाल ही में फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का निशाना बन चुका था, जो बाद अज़ा रिहा हो गया था। बलूच नेशनल मूवमेंट के इंसानी हकूक़ के इदारे पांक ने बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में ज़िक्रिया ज़हीर के टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हुए बताया कि ज़िक्रिया ज़हीर फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हो चुका था। उन्होंने बताया कि इनको 27 सितंबर 2024 को अगवा किया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। केज के मरकजी शहर तुर्बत से फोर्सेस ने 2 अफराद को जबरी तौर पर लापता कर दिया, जबकि एक नौजवान शदीद तशद्दुद के बाद बाजियाब हो गया। अरशद अहमद नामी नौजवान को इफ्तिखार मेडिकल से हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम मुंतकिल किया गया। दूसरे लापता नौजवान की शनाख्त नवाज नादल के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 17 साल और BRC कॉलेज में 8वीं जमात का तालिब इल्म है।
जिन्हें फोर्सेस ने गमशाद होटल से हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया, जबकि शाहजेब वल्द अल्लाहदाद को फोर्सेस ने घर से उठाकर लापता किया था, जो कल बाजियाब होकर घर पहुंच गया है। ताहम शदीद तशद्दुद से उसकी हालत गैर बताई जाती है। हब में जबरी लापता अफराद की बाजियाबी के मुताले के लिए लवाहिकीन ने हब चौकी में 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप कायम कर दी। कैंप में लापता अफराद के ख़ानदानों के साथ बलोच यकजहती कमेटी के अरकान और शहरी भी शरीक हैं। भूख हड़ताली कैंप जबरी गुमशुदगी का शिकार जुनैद हमीद और यासिर हमीद के लवाहिकीन ने कायम किया, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हब चौकी और कलात से जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए थे। कैंप में दीगर लापता अफराद बशमुल चाकर बुगटी और राशिद हुसैन के लवाहिकीन भी मौजूद हैं। इस हवाले से यास्मीन हमीद ने कहा कि उनके भाई 3 माह से बगैर किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के लापता हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर उनके प्यारों पर कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए, बसूरत दीगर उन्हें बाजियाब किया जाए। कैंप कायम करने की कोशिश के दौरान हब पुलिस और इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, ताहम लावाहिकीन ने मज़ामत करते हुए एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। तुरबत के शहीद फिदा चौक पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाजी कैंप जारी है। कैंप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लापता अफराद के लवाहिकीन ने कहा कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कई अरसों से तसलसल के साथ जारी हैं। आए रोज़ फोर्सेस और इदारों के हाथों बलोच नौजवानों को मावराए अदालत अगवा करके लापता किया जा रहा है। बलोच नौजवान न अपने घरों में महफूज हैं और न ही तालीमी इदारों में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के नाम पर रियासती एहलकार लोगों की तजलील कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग खुद को फोर्सेस के हाथों गैर महफूज समझ रहे हैं। हम मीडिया के तवस्सुत से फोर्सेस और इदारों से अपील करते हैं कि हमारे लोग किसी किस्म की गैर कानूनी या कोई भी गैर सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। अगर वो किसी जुर्म का मरतकब हुए हैं तो मुल्की अदालत में पेश करके उन्हें मुल्की आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। इस तरह बिना किसी जुर्म के पादाश में मावरा अदालत जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाने से उनके पूरे ख़ानदान के लोग ज़हनी कोफत में मुब्तला हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बानी PTI इमरान खान ने 9 मई से मुतल्लिक जिन्ना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के वसात से दायर की है। दरख्वास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नेब की तहवील में था। मुझे सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामज़द किया गया है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मैं 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूं और मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। दरख्वास्त में इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि अदालत 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर करके उनकी रिहाई का हुक्म दे। याद रहे कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की ज़मानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर लाहौर में 9 मई की कुल 12 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि उनके 4 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान पहुंची। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम ने मलाला यूसुफ़ज़ई का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा कि पाकिस्तान आना मेरे लिए एजाज़ की बात है। मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है कि पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम के इलाके लिवर कुर्रम मंदूरी में बतज़ई कबीले का कुल 16वें रोज़ भी धरना जारी रहा, जिसके बायस टल में मौजूद काफ़िला ताहाल रवाना न हो सका, जबकि पारा चन्नार टल शाहरा भी ताहाल हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस का कहना था कि रास्ते क्लियर होते ही काफ़िले को पारा चन्नार रवाना कर दिया जाएगा। एहतजाज के बायस टल पारा चन्नार मरकजी शाहरा समेत तरीमंगल, गोसगढ़ी, होशेरा की सड़कें
बस दस्तूर बंद है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मुतालबात हल होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात में बगन को आफतज़दा करार देना और नुकसानात का अजाला करना शामिल है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। सिंध पर राक्षस का साया के उन्वान से नामवर मुसन्निफ बसीर नवीद का कॉलम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये कॉलम 2023 में लिखा गया था। सदियों पहले नानी माता ने बदी की अलामत राक्षस को अपने गैज़ व गज़ब से मार दिया था, जिसे वहाँ के लोग इलाके के नाम की मुनासबत से हंगोल राक्षस कहते हैं। वैसे राक्षस का कोई नाम नहीं होता, यही नाम अता चानियों की हंगलाज पर बनाई हुई खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री में लिया गया है। जिस जगह राक्षस को नानी माता ने वस्ले जन्म किया उसे हंगलाज कहा जाता है, जो बलूचिस्तान के ज़िले लसबेला में वाक़ है और खीर थर पहाड़ी सिलसिला का आखिरी हिस्सा है, जो बलूचिस्तान के ज़िले लसबेला में वाक़ है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी नदी नाले और सब्ज़ा है। ये पहाड़ पुराने नोयत के हैं जो मिट्टी के हैं। और इसमें जा बजा खूबसूरत गार भी हैं। इस इलाके को हंगलाज माता के नाम पर हंगलाज कहते हैं। हंगलाज माता को उर्फ आम में नानी माता भी कहते हैं, जहां हर साल हज़ारों यात्री जाते हैं, खासकर जोगियों के काफिले, जिन्हें मकामी ज़बान में स्वामी भी कहते हैं। सैकड़ों मीलों का पैदल सफ़र करके पहुंचते हैं, एक बार नानी के मंदिर पर पहुंचते हैं। हंगलाज में कहा जाता है कि ईश्वर का दर्शन भी होता है। नानी के नाम से 2 मंदिर हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे मंदिर पर राक्षस का सामना नानी माता से होता है। जलाली चेहरे को देखने के बाद राक्षस ने माफ़ी मांगी, लेकिन नानी ने उन्हें बख्शा नहीं। उनके हाथों को जख्मी होने के बाद राक्षस चंद 100 फीट दूर तक भागा। फिर उसे नानी ने पकड़ लिया और उसे वस्ले जन्म कर दिया। ये भी तारीखी वाक़या है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी जोगियों के साथ सन से बराह रास्त कराची हंगलाज आए थे। उन्होंने अपनी शायरी रामकली सुर में इसका तफसील से जिक्र भी किया है। वो कहते हैं कि लोगों को अपनी मंजिल पाने के लिए, खुदा की तलाश के लिए लंबे लंबे सफ़र करना पड़ते हैं, मगर यात्रियों को हंगलाज में ही खुदा मिल गया है। लोगों के लिए राक्षस मर गया था, मगर यूं लगता है कि राक्षस ने दोबारा जन्म ले लिया है और उसने कराची समेत सिंध पर अपने मनहू साए को फैला दिया। सिंध में उसे अपनी तमाम चालाकियों और कब्ज़ागिरी से रोकने वाला कोई नहीं था। सिंध की हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया को तो छोड़िए, आला तरीन अदलिया ने भी दामे दरमे सखने राक्षस के साथ वो तावन किया जिसके राक्षस को भी कतई उम्मीद नहीं थी। उसने कराची के मलीर ज़िले में कब्ज़ागिरी का आगाज़ करते हुए सदियों पुरानी गोठों को गैर कानूनी तौर पर मिसमार करने के लिए बहरी अफवाज के नाम से एक बड़ी रिहायशी स्कीम तामीर की। उसने सिंध की तारीख़, सकाफ़त, लोक दास्तानों, उसकी अजीम शख्सियात की यादगारों को तबाह और बर्बाद करने पर कमर कस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बहरिया टाउन कराची के प्रोजेक्ट को 2018 में मुकम्मल तौर पर नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया। इसके लिए सिंध हुकूमत, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अरबा रकम माफ़ कर दी, लेकिन फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी नज़रसानी बेंच ने थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के पेश नज़र 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद करके उसे 7 सालों में अदा करने का हुक्म सादर किया था। वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवानी होगी। सुप्रीम कोर्ट की फराग दिली देखिए कि उसने बहरिया टाउन को 16,800 एकड़ पर तामीरात की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट की इनायत ने राक्षस की ऐसी हौसला अफजाई की कि उसने 16,800 एकड़ के बजाय 42,000 एकड़ पर गैर कानूनी तौर से कब्जा कर लिया।
کیا یہ خوب فیصلہ ہے کہ جن غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا وہ تو دھتکار دیے گئے، جیلوں میں گئے، بے روزگار ہو گئے اور اوپر سے بے گھر بھی ہوئے، برباد کر دی گئے، مگر ججوں نے بہت خوبصورت سودا کر کے رقم کو اپنے قبضے میں محفوظ کر لی۔ سندھ اور وفاقی حکومتوں کے ساتھ ساتھ کالج جبوں میں ملبوس انصاف کے لیے لٹھ برداروں کی طرف سے کھلی منمانی کی اجازت کے تئیں راکشس نے سب سے پہلے سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبد اللطیف کے وہاں صدیوں سے موجود تکیے کو مسمار کر کے ایک طویل اور عریض مسجد بنا دی اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، جس کے لیے اس نے کسی مقامی مولوی کو پیش امام بنانے کے بجائے خیبر پختونخوا سے ایک مولوی کو بلا کر پیش امام لگایا جو مقامی زبان اور رہن سہن سے بھی واقف نہیں ہے، اور جس کے سبب مسجد بھی کسی اور آبادی کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ جس جگہ یہ رہائشی کالونی اور مسجد بنی ہے وہ بھی سسی پنوں کا بلوچستان جاننے اور آنے کا راستہ تھا۔ یوں راکشس نے سندھی داستانوں اور ثقافت کو مٹانے کے فریضے پر جٹ گیا۔ اب راکشس نیشنل پارک کھیر تھر میں پہنچ گیا جو کہ ضلع جامشورو کا حصہ ہے۔ پارک پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے وہاں کے جنگلی حیات کے خاتمے کا آغاز کر دیا اور اس کی تباہی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کھیر تھر نام کی ایک تاریخی اور نیچر کے حساب سے ایک بڑی اہمیت ہے۔ کھیر تھر سندھی زبان کا لفظ ہے جسے اردو اور انگریزی میں کھیر تھر لکھا جاتا ہے جو غلط ہے۔ سندھی زبان میں کھے اصل میں کھے کے لیے لکھا جاتا ہے اور کاف کے لیے چھوٹی کاف استعمال ہوتی ہے۔ کھیر کا سندھی میں مطلب دودھ ہوتا ہے جبکہ تھر کا مطلب بیابان یا ایسا علاقہ جہاں دور دور آبادیاں یا چھوٹے گوٹھ ہوں۔ اگر کھیر تھر کا عام مطلب لیا جائے تو وہ ہوگا دودھ بھرا بیاباں یا علاقہ۔ اس کی توجہ تو یہ ہے کہ بارشوں اور ساون باہتوں میں پورا علاقہ انتہائی ہرا بھرا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی سبب دودھ دینے والے جانور جن میں گائیں، بھینس، بکرے، بکریاں، دمبے، بھیڑیں، نیل گائے، ہرن اور بارہ سنگھے اور بے شمار قسم کے پرندے وغیرہ سمیت متعدد جانور شامل ہیں، اس ہریالی سے نئی زندگی پاتے ہیں۔ یہاں موجود سبزہ پودوں، جھاڑیوں اور درختوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان درختوں اور جھاڑیوں میں دودھ کی سی خوشبو ہوتی ہے جو ان کے دودھ اور گوشت میں بھی سرایت کرتی ہے۔ نامور تاریخ دان گل حسن کلمتی مرحوم نے اپنی کتاب کراچی گلوری آف دا ایسٹ میں کھیر تھر نیشنل پارک اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ان جھاڑیوں کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ ان جانوروں کے گوشت میں بھی یہی مسحور کن خوشبو اور ذائقہ سرایت کرواتی ہے، جس کے سبب یہاں کے گوشت یا جانوروں سے حکام اور سفارتکاروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں۔ یہی وہ کھیر تھر پارک ہے جسے عالمی طور پر بھی نیشنل پارک قرار دیا جا چکا ہے، جہاں مقامی اور عالمی قوانین اور اصولوں کے پیش نظر کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہاں کسی نوعیت کی کٹائی ہو سکتی ہے۔ مگر حکام نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ راکشس نے اپنی مداخلت کو بڑھانے کے لیے وہاں ایک ہوٹل قائم کیا جہاں آس پاس کے چھوٹے گوٹھوں کے غریب مزدوروں اور ہاریوں کے واسطے بہت ہی سستے داموں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ جو رقم ادا نہیں کر سکتے انہیں مفت کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ جس کثرت سے وہاں درخت کاٹے گئے اس نے اپنی چالاکی ذہنیت سے ان درختوں کو اٹھانے سے منع کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں غریب آبادی کو مفت ایندھن مہیا ہو جاتا ہے، جن کی تلاش کے لیے نہ صرف دور دراز علاقوں تک جانا پڑتا تھا اور اچھے خاصے پیسے بھی خرچ کرنے ہوتے تھے، اب گھروں کے پاس ہی بغیر تگو دو کے مفت میں ایندھن میسر ہو گیا، اور مقامی آبادی کی طرف سے جس مزاحمت کا خطرہ ہوتا ہے وہ ٹل گیا۔ یوں چرند اور پرند ان متاثرہ دیہات سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
नेशनल पार्क के अंदर घुसकर राक्षस ने नदियों, पानी के ज़खायर और दरख्तों को तबाह कर दिया है। खास करके देही थद्दो और मोल नदी समेत इसके अतराफ दीदा ज़ेब इलाकों की खूबसूरती ख़त्म कर दी गई। वैसे भी जामशोरो का इंडस्ट्रियल इलाका डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जद में आ चुका है। इस तरह बहुत सारे तारीख़ी मकामात के सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। राक्षस को चमन के मालिकों की भरपूर हिमायत और पुष्ट पनाही हाथ से ले, क्योंकि चमन के माली जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर इसी राक्षस के होकर रह जाते हैं। अब सिंध को राक्षस से बचाना मुश्किल लगता है। हुकाम ने कींझड़ से झरक तक के वसी इलाके को देने का इरादा कर लिया, जिसके पीछे भी चमन के माली मौजूद हैं। वतन छोड़कर सिंध आने वाले नायाब परिंदों का गैर कानूनी शिकार के उन्वान से सैयद नज़ाकत शाह ने लिखा। मेहमान नवाजी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर सिंध के बासी अब सर्दियों के मौसम में बैरून ममालिक से आने वाले मेहमान परिंदों की मेज़बानी बंदूक की गोलियों और खूनी जालों से इस्तकबाल करने लगे हैं। हज़ारों मील का सफ़र तय करके कई ममालिक अबूर करने के तरह तरह के परिंदे पाक सर्द ज़मीन पर अपना मस्कन बनाते हैं। ज़्यादातर परिंदे रूस के सर्द तरीन इलाके साइबेरिया से सिंध आते हैं। खूबसूरत परिंदों से सिंध के साहिलों और झीलों का हुस्न मज़ीद निखर जाता है। नायब परिंदों की चहकार माहौल को दिलकश बना देती है, मगर गैर कानूनी शिकारियों ने नायब परिंदों की नस्ल को ख़तरे में डाल दिया है। हिजरत आसान नहीं होती और इससे भी मुश्किल बका की जंग होती है। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही साइबेरिया और दीगर ठंडे ममालिक से मेहमान आबी परिंदों की सिंध की तरफ शुरू हो जाती है। ठट्ठा, सजावल, बदीन और कराची के साहिली इलाकों और आबी ज़खायर को ये मेहमान परिंदे अपना मस्कन बनाते हैं, जहां उन्हें शिकारियों से ख़तरा लाहक होता है। अपना मुल्क छोड़कर सिंध आने वाले परिंदों कूंज, सुर्ख बतख, नीरगी, डिगोश, पेलिकन, आड़ी, मुर्गाबी, तलूड़ समेत कई नस्ल के नायाब परिंदों को बंदूक की नोक पर रख दिया जाता है। कुछ शिकारी ऐसे भी हैं जो जाल और ऑडियो प्लेयर का इस्तेमाल करके इन मासूम परिंदों को अपने शिकंजे में फंसाकर चंद पैसों के एवज बेदर्दी से शिकार करवाते हैं। माहौलियात पर तहकीक करने वाले महक़क़ीन का कहना है कि दिसंबर से फरवरी तक ऐसे नायाब परिंदे भी साहिली इलाकों में क़याम करते हैं जिनके पेट में मौजूद रंग से उनकी शनाख्त ज़ाहिर होती है कि उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है। उनका पैदाइश का साल और दूसरी अहम मालूमात भी उनके पाँव से हासिल की जा सकती है। ये मेहमान परिंदे जिस इलाके को अपना महफूज पनाहगाह समझकर उतरते हैं तो उस पूरे इलाके का माहौल खूबसूरत और खुशगवार हो जाता है। परिंदों की सुबह सवेरे सुरीली आवाज़ और मीठी दिलपसंद चहकार फ़िज़ा में गूंजती रहती है, जिससे इलाके की फितरती हुस्न में निखार पैदा हो जाती है। लेकिन फितरती माहौल के दुश्मन बेरहम शिकारी इन मासूम परिंदों का शिकार करके बेदर्दी से टांगे तोड़कर बाज़ारों, घरों और मार्केटों में खुलेआम फ़रोख्त कर रहे होते हैं। सिंध में लाखों की तादाद में परिंदे आते हैं। ये तादाद जानने के लिए हम 2021 की रिपोर्ट देखें तो सिंध के महकमा जंगली हयात ने साइबेरिया और दीगर सर्द ममालिक से इंडस फ्लाई वे जोन के रास्ते सूबे में आने वाले परिंदों के मर्दमशुमारी पर मबनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि 2021 के पहले 2 माह के दौरान सिर्फ सिंध सूबे में 6,12,397 तारकीन वतन परिंदे रिकॉर्ड किए गए। इनमें दरिया सिंध के डेल्टा में पहली बार 15 साल बाद 60,000 पेलिकन नजर आए, जो एक नया रिकॉर्ड था। माहिरीन के मुताबिक सिंध सूबा सहरा, पहाड़, समंदर, दरिया के साथ आबगाहों के बहुतात के बायस मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत जंगली हयात के हयाती तनों के लिहाज से एक अमीर खिता समझा जाता है, जिसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान में आलमी अहमियत रखने वाले 19 आबगाहों को रामसर साइट करार दिया गया है, जिनमें 9
सिर्फ सिंध सूबे में हैं। उनमें कींझर झील, हालेजी झील, इंडस डेल्टा, इंडस डॉल्फिन रिजर्व, देहा आकड़ू, ड्रग झील, जबू लगू, निरड़ी लगू और रन ऑफ कच्छ शामिल हैं। जबकि रामसर साइड हब डैम का आधा हिस्सा सिंध और आधा बलूचिस्तान में है, लेकिन इन परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। नायाब परिंदों की शिकार का ये गोरख धंधा कई सालों से जारी है, जिसे रोकने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। अगर शिकार का यह सिलसिला बंद ना हुआ तो वो वक्त दूर नहीं जब आने वाले सालों में इन मेहमान परिंदों की आमद सिर्फ किस्से और कहानियों तक महदूद हो जाएगी। महकमा जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ समेत परिंदों की हिफाजत के लिए काम करने वाले दूसरे इदारों और यहाँ तक कि कारकुनान समेत आम अफराद को भी परिंदों और माहौल की हिफाजत के लिए आगे आना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, मौत आने तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। साम्राज्य के ख़िलाफ़ किसी एक मुल्क की फ़तह हमारी फ़तह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।